हाँ तो बच्चों, मैं ये बोल रहा था कि ये जो इंडस्ट्रियल मेथड है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्राक्विनोल बाय एयर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन परऑक्साइड की। सबसे पहला फिजिकल स्टेट कि हाइड्रोजन परऑक्साइड दिखता कैसा है। तो लिख लीजिए इन प्योर स्टेट, और याद कर लीजिएगा प्योर स्टेट में हाइड्रोजन परऑक्साइड वेरी पेल होता है, हल्का नीला, बहुत हल्का नीले कलर का। इसे हम ऑलमोस्ट कलरलेस भी कह सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा सैनिटाइजर बनाने में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैनिटाइजर में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी होता है, और रबिंग एल्कोहल जिसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहते हैं वो भी होता है। कई मतलब मेन दो कंपोनेंट होते हैं सैनिटाइजर के, एक तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बहुत हल्के नीले कलर का ये लिक्विड होता है अगर प्योर है तो, और अगर इम्प्योर है तो फिर कलर आपका गहरा नीला भी हो सकता है। प्योर स्टेट में ये बहुत हल्के नीले कलर का एकदम सीरप की तरह लिक्विड होता है, सिरपी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा दो तरह के सैनिटाइजर आते हैं, एक तो बहुत डाइल्यूट होता है, और एक जो सैनिटाइजर आपने देखा होगा मार्केट में वो सीरप की तरह होता है, बहुत गाढ़ा होता है। तो अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट है सैनिटाइजर में तो वो गाढ़ा लिक्विड होगा एकदम सीरप की तरह। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड कम है और अल्कोहल उसमें ज्यादा पड़ा हुआ है तो वो एकदम डाइल्यूट होगा, पतला पतला। ठीक है, तो बहुत हल्के नीले कलर का सिरपी लिक्विड होता है, और इसका जो स्मेल होता है वो एकदम नाइट्रिक एसिड की तरह होता है। इट हैज स्मेल लाइक नाइट्रिक एसिड। जैसी नाइट्रिक एसिड की स्मेल होती है बिल्कुल वैसी स्मेल हाइड्रोजन परऑक्साइड की होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है। इट इज हैवियर देन वाटर, 0.44 ग्राम पर ml, जबकि वाटर की डेंसिटी हर कोई जानता है 1 ग्राम पर ml होती है। तो ये फिजिकल स्टेट थी हाइड्रोजन परऑक्साइड की, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की, इसका जो नेचर होता है वो स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। इट हैज अनस्टेबल नेचर, और ये अपने आप सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। HNU यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होके ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है और वाटर बनाता है। यानी अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप सनलाइट में रख दोगे तो सारा हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होके कन्वर्ट हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है बच्चों, इसीलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को सनलाइट से बचा के रखना चाहिए। और एक बात और, ये रिएक्शन स्लो नहीं होती, बड़ी फास्ट होती है, जम के हीट लिबरेट होती है। हीट में आपको बता देता हूं, यहां पे जो हीट लिबरेट होती है वो करीब 196 किलो जूल, जो कि अच्छी खासी हीट है, इतनी एनर्जी लिबरेट होती है।
196 किलो जूल। तो इससे आग लगने का भी खतरा होता है। अगर कहीं हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में अवेलेबल है और लगातार उस पर सनलाइट पड़ रही है तो डिकम्पोज तो होगा ही, साथ में हीट भी लिबरेट करेगा, और हीट लिबरेट होने से आसपास अगर कुछ इनफ्लेमेबल, इन्हीं सब वजहों से हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टोर्ड इन डार्क एंड कलरफुल ग्लास बोटल्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगी हुई है। फ्राइडे को तो मैं इसीलिए क्लास नहीं ले पाया था, तबीयत खराब हो गई थी मेरी। तो बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को डार्क और कलरफुल बोटल्स में क्यों स्टोर किया जाता है? आंसर, टू अवॉइड सनलाइट, क्योंकि सनलाइट में ये डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ में आया बच्चों? अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अनस्टेबल नेचर क्यों होता है, ये भी हम केमिकल बॉन्डिंग से समझ सकते हैं। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखिए वहां पे 2 ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और इन दोनों लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन लग रहा है ना? ऑक्सीजन एटम बड़े पास पास हैं, 2-2 लोन पेयर हैं, तो इससे बहुत ज्यादा रिपल्सन लग रहा है, और उस रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड बड़ा कमजोर होता है, बहुत वीक होता है परऑक्साइड लिंकेज वाला, तो ये ब्रेक हो जाता है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन परऑक्साइड का नेचर अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक टर्म होता है, उसे कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो उसको समझते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है। चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड is expressed in terms of volume strength। अब देखिए ये एक नई कंसंट्रेशन है, आपने मोल कॉन्सेप्ट में तमाम कंसंट्रेशन पढ़ी थी, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो ऐसे ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी एक कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने की मेथड है, और ये जो मेथड है हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में यूज की जाती है। अब क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ? तो देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेसिकली हमें ये बताता है कि कितना ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है एनटीपी पे। ठीक है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन liberated at NTP by decomposition of 1 ml H2O2 solution। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पूछी भी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनटीपी बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ml H2O2 सॉल्यूशन।
तो चलिए इसका फॉर्मूला बनाया जाए। चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। सपोज x is the volume of H2O2 solution and y is the volume of O2 liberated at NTP। तो बताओ बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला आएगा? O2 है YmL और H2O2 हमने ली है XmL। XmL H2O2 से YmL O2 लिबरेट हो रहा है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आएगी? क्या फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का? बताइए सब लोग, जल्दी से टाइप करके बताएं। अरे डेफिनेशन पढ़िए और दिमाग लगाइए। x इक्वल टू वाई अपॉन टू, नहीं भाई, अब डेफिनेशन पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ O2 बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ml H2O2। तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दो कि x ml H2O2 लेने पर O2 आ रहा है y ml, तो 1 ml H2O2 लेने पर O2 कितना आएगा? y अपॉन x। भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ है क्या? वॉल्यूम ऑफ O2 है, जबकि H2O2 का वॉल्यूम हमने 1 ml ले रखा है। 1 ml H2O2 सॉल्यूशन से हमें जितना O2 का वॉल्यूम मिलता है वही तो होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बोलो बच्चों, कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आएगा वो आएगा y अपॉन x। ठीक है? और बाकी y और x में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लो यार कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उस पे लिखा है 20V। V माने वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया गया 20V से। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 20 ml O2 लिबरेट होगी at NTP by 1 ml H2O2। तो अगर 10 ml H2O2 लिया गया है तो कितना O2 लिबरेट करेगा? बताओ, अगर इस सॉल्यूशन का 10 ml लिया गया है तो कितना O2 लिबरेट करेगा? यही सब क्वेश्चन आएंगे कि इफ वी हैव 10 ml H2O2 solution whose concentration is 20 volume, then how much O2 will liberate at NTP? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इस सॉल्यूशन का 10 ml लिया है तो कितना O2 लिबरेट होगा? सब गलत आंसर बता रहे हैं। सिंपल सा है, जबकि
यस देवांश, यू आर राइट, 200 ml। अरे भाई 20V का मतलब बताया तो है कि 1 ml H2O2 लेने पर 20 ml O2 लिबरेट करेगी। तो भाई 10 ml H2O2 लेंगे तो 200 ml O2 लिबरेट होगी। तो दिमाग में बैठाइए भाई कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट NTP बाई 1 ml H2O2 सॉल्यूशन। अब देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम मोलैरिटी से भी निकाल सकते हैं। एक रिलेशन होता है, उसे आप याद कर लें कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है तो मोलैरिटी आ जाएगी, मोलैरिटी दे रखी है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा। ये याद कर लीजिए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी। और अगर नॉर्मेलिटी से निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला है 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो याद कर लीजिएगा, मोलैरिटी के टर्म से वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के टर्म्स में होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो ये था बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ में आ गया सबको वॉल्यूम स्ट्रेंथ? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हाइड्रोजन परऑक्साइड की शेप देखेंगे। बहुत आता है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की शेप प्लेनर होती है या नॉन प्लेनर होती है। तो इसका आंसर है नॉन प्लेनर। और उसकी वजह होती है इसका एक खास स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ड्यू टू इट्स ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। ओपन बुक बोल दीजिए या ओपन लैपटॉप बोल दीजिए। लैपटॉप आप में से कई लोगों के पास होगा, कई लोग उसमें क्लास भी कर रहे होंगे लैपटॉप पे। तो आप लैपटॉप को देखिए, लैपटॉप में दो प्लेन होते हैं। एक होता है थोड़ा सा झुका हुआ इंक्लाइन प्लेन जिसमें स्क्रीन होती है, और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसमें कीबोर्ड होता है। ठीक है, इस तरह से होता है आपका लैपटॉप। ये ऐसे ऐसे तो खुला नहीं रहता, 90 डिग्री एंगल पे थोड़ा सा पीछे की ओर होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, जिसमें जो दो OH हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड के दो OH वो सेम प्लेन में लाई नहीं करते हैं। एक OH होता है इंक्लाइन प्लेन में यानी लैपटॉप की स्क्रीन में, तो दूसरा OH होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में यानी स्क्रीन में। तो कुछ इस तरह का हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, और जिसको अगर हम 3D में अगर आपको रियलाइज कराएं तो इस तरह से देखिए रियलाइज कराएंगे आपको। पहले हम लैपटॉप बना लेते हैं, ओपन बुक बना लेते हैं। यह है हमारा स्क्रीन लैपटॉप की, और ये है हमारा कीबोर्ड। अब देखिए ध्यान से,
3D में देखिए पूरा ये लैपटॉप ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ओपन बुक जैसा। बोलो बच्चों। तो दो प्लेन है यहाँ पे, एकदम परफेक्ट लग रहा होगा। वेरी गुड शरद। और ये जो प्लेन है, इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है, ये इसे कहते हैं इंटरप्लेनर एंगल। ये 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसकी वैल्यू होती है 111.5 डिग्री। ये 111.5 डिग्री है। अब एक OH बॉन्ड इस प्लेन में है तो दूसरा OH बॉन्ड इस प्लेन में है। ठीक है। और यहां पे बच्चों जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 97 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंटरप्लेनर एंगल है, इंटरप्लेनर एंगल। और ये जो 97 डिग्री है बच्चों, ये आपका बॉन्ड एंगल है, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, OO बॉन्ड और OH बॉन्ड के बीच का एंगल। बना लीजिए सब लोग, नॉन प्लेनर शेप। ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में दो OH बॉन्ड होते हैं, वो सेम प्लेन में होते हैं कि अलग अलग प्लेन में होते हैं? तो आंसर है सेम प्लेन में नहीं होते। एक OH बॉन्ड होता है इंक्लाइन प्लेन में और एक OH बॉन्ड होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। चलिए बच्चों, अब आप हेडिंग डालिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 वो है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत इजीली डिकम्पोज होके दे देता है नेसेंट ऑक्सीजन, और वही नेसेंट ऑक्सीजन सबको ऑक्सीडाइज करेगी। जैसे ब्लैक कलर का जो लेड सल्फाइड होता है, उसको ये व्हाइट कलर के लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देती है। तो ये एक तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड का टेस्ट हो गया। बोलो बच्चों, अगर आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है तो आपको बस इस वाली रिएक्शन में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को जोड़ देना है, तो आपकी बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। PbS प्लस 4H2O2 4O और 4O कैंसिल हो जाएंगे,
इधर आएगा 4H2O PbSO4। देखिए बैलेंस रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। मोल कॉन्सेप्ट में आपने एक टॉपिक पढ़ा था केमिकल स्टोइकियोमेट्री, वहां पे हम स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक हमें बैलेंस रिएक्शन ना पता हो। जैसे यहाँ पे देखिए PbS और H2O2 के बीच में 1:4 का रेशियो आ रहा है, तो एक का मास दे के दूसरे का मास पूछा जा सकता है। तो इस तरह से बैलेंस रिएक्शन आप बनाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये PbS का ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है अब हम पोटेशियम परमैंगनेट से हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे। तो अच्छा ये बताइए पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड इन दोनों में ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, ध्यान रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग पावर हाइड्रोजन परऑक्साइड से ज्यादा होती है। तो अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराएं, यस हाइड्रोजन परऑक्साइड की अगर पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन कराएं तो बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, बल्कि पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो वो हम आगे देखेंगे, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग बिहेवियर। हाँ लेकिन अगर हम लोग फेरस आयन लें, फेरस आयन जैसे Fe2+, तो फेरस आयन को ये फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर देगा। ये देखिए ये आयनिक रिएक्शन है, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बड़ा जरूरी है। तो 2 2 जा 4, 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 - 2 कितना हुआ 4। जितना लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज हो उतना ही राइट हैंड साइड में चार्ज हो। तो देखिए फेरस आयन फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसे ही Mn2+ Mn4+ में ऑक्सीडाइज होता है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। Ki का ऑक्सीडेशन 2Ki प्लस H2O2, तो 2KOH प्लस I2। अब ध्यान से देखिए पोटेशियम आयोडाइड में I का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और I2 में 0 होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है -1 से 0। तो Ki का I2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब इसका हम देखेंगे रिड्यूसिंग बिहेवियर। सिक्स्थ है रिड्यूसिंग बिहेवियर। हाइड्रोजन परऑक्साइड जिनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है तो फिर वो उनको रिड्यूस करता है, क्योंकि वो उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। और हाइड्रोजन परऑक्साइड जब भी किसी के द्वारा सॉरी ऑक्सीडाइज होता है तो बनता है
वाटर और O2। O2 लिबरेट होता है। तो यहां पे देखिए O का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0। तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और खुद ऑक्सीडाइज होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ध्यान रखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड O2 में ऑक्सीडाइज होता है और H2O में रिड्यूस होता है। ठीक है, जैसे हम एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन कराएं, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन तो वो कुछ इस तरह से होगी, 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस। तो यहां पे देखिए जो MnO4 माइनस है ये रिड्यूस होगा Mn2 प्लस में। तो 2Mn2 प्लस बनेगा प्लस 8H2O प्लस 5O2। ये देखिए Mn7 प्लस इसका रिडक्शन हो रहा है Mn2 प्लस में। और कौन रिडक्शन करा रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में रिड्यूस कर रहा है और खुद अपना O2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन एक बनता ये है कि अगर बेसिक मीडियम ले लें, अगर हम बेसिक मीडियम ले लें तो क्या MnO4 माइनस Mn2 प्लस में रिड्यूस होगा या किसी और चीज में रिड्यूस होगा? याद करिए रेडॉक्स में पढ़ाया था कि बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में रिड्यूस होता है? याद करिए MnO4 माइनस वहां रिड्यूस होता था बेसिक मीडियम में, चाहे न्यूट्रल हो या फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम हो, तो वहां पे MnO2 बनता है। हाँ, अगर स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है, तब तो MnO4 2 माइनस बनता है यानी Mn6 प्लस। वहां पे आपको याद करो मैंने बताया था AN531। एसिडिक मीडियम में जो N फैक्टर है वो 5 होता है, न्यूट्रल या फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम में 3 होता है और स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में 1 होता है। बोलो बच्चों, याद आया? तो अगर हम न्यूट्रल मीडियम ले लेते हैं तो फिर MnO4 माइनस बनाएगा MnO2। ये देखिए इस रिएक्शन में MnO4 माइनस के साथ H प्लस था यानी एसिडिक मीडियम। यहाँ पे देखिए MnO4 माइनस के साथ ना H प्लस है ना OH माइनस है, यानी ये न्यूट्रल मीडियम है और उसकी H2O2 से रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे बनेगा MnO2 और हमें मिलेगा O2 और बैलेंस करने के लिए H2O और OH माइनस भी लेंगे। चार्ज की बैलेंसिंग भी जरूरी है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। तो ये आ सकता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में या तीनों मीडियम में। तो आंसर है कोई भी मीडियम हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस को रिड्यूस कर रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड न्यूट्रल या फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम में MnO4 माइनस को रिड्यूस कर रहा है। +7 से +4।
ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या बोथ? तो आंसर है हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, बोथ होता है वो। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ब्लीचिंग एक्शन। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। ये लास्ट प्रॉपर्टी है। ब्लीचिंग एक्शन। देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा और यही नेसेंट ऑक्सीजन जो कलरफुल मैटर होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देगा कलरलेस मैटर में। इसी फिनोमिना को कहते हैं ब्लीचिंग। नोट कर लें जल्दी से आप लोग। अब ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड किस तरह के आर्टिकल्स को ब्लीच करने के काम में आता है। तो ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड is used to bleach delicate articles। जो बहुत डेलिकेट आर्टिकल्स होते हैं उनको ब्लीच करने के काम में आता है, जैसे हेयर, सिल्क, वूल। जो हेयर